नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 69 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 69 का जो पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कल के लिए ये भी पूछ सकता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और दुनिया में जो सबसे अधिक जो जनसंख्या रहती है वो भी आपके एशिया महाद्वीप में ही रहती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा दोस्तों, बात करें, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया में कुल महाद्वीप कितने हैं। तो दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा तो आपका एशिया है। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है। तीसरे पे आपका उत्तरी अमेरिका आता है। चौथे पे आपका दक्षिण अमेरिका आता है। पाँचवें पे अंटार्कटिका आता है। छठे पे यूरोप आता है और सातवें में ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगर आप भी एसपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और नवंबर में अपने एसपीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। या फिर हमसे लेना चाहते हैं वो हैंड रिटन नोट्स जो आखिरी के समय में आपकी एसपीटेट परीक्षा को क्वालिफाई करा सकते हैं, तो भी आप 7876145409 पे हमसे जुड़कर हमसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। तो अगर आप हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 7876145409 पे कांटेक्ट करके हमसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि इन विच बैटल ऑफ मोहम्मद गौरी डिफेक्टेड जयचंद। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। तो अगर बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जो हराया था वो हमारे चंदावर के युद्ध में हराया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चंदावर का युद्ध है वो इसमें हारा तो कौन था, आपका जयचंद हारा था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंदावर के युद्ध से भारत में कौन से, तो चंदावर के युद्ध से पहले भारत में 2 युद्ध कौन से हुए थे। तो चंदावर के युद्ध से पहले भारत में 2 युद्ध हुए थे। एक हुआ था तराइन का पहला युद्ध, एक हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था और तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो 1192 ईस्वी में हुआ था। दोनों आपको याद रखने हैं। तराइन का पहला युद्ध हुआ था आपका किस किस के बीच, तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। याद रखना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। और तराइन के पहले युद्ध में किसकी विजय होती है, पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, जबकि मोहम्मद गौरी की हार होती है। उसी प्रकार अगर बात करें तराइन के दूसरे युद्ध की, तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या होती है, यहाँ पे जीत होती है, जबकि पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तो तराइन का पहला और दूसरा युद्ध ये दोनों आपको याद रखने हैं। सर यहाँ पे एक दिया हुआ है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध वही है जिसको विलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है वो हार होती है हुमायूं की और जीत होती है शेरशाह सूरी की। इनके बीच एक युद्ध और भी हुआ था जिसको बोलते हैं चौसा का युद्ध। भाई अगर बात करें चौसा के युद्ध की, तो चौसा का जो युद्ध है वो कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और विलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध है वो 1540 में हुआ था। ये दोनों ही बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। जितना बेहतर तरीके से आप इन बातों को याद रखोगे उतना बेहतर तरीके से ये बात आपके दिमाग में बैठने वाली है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज़ द फर्स्ट रिलीजन ऑफ कंट्री। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक की बात करें तो देश का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होता है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो बहुत दफ़ा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राष्ट्रपति की बात करता है। तो भाग नंबर 5
भारतीय संविधान का जो पार्ट 5 है, भाग 5 है, जो कि संघ है, जिसमें संघ की बात की गई, यूनियन की बात की गई, ये बात करता है। इसमें राष्ट्रपति के बारे में भी बताया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 52 से 61, अनुच्छेद 52 से 61 तक भारत के राष्ट्रपति की। तो अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो 52 से 61 इसकी बात की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल नंबर 52 क्या बात करता है, तो आर्टिकल नंबर 52 बोलता है कि भारत में भाई एक ही राष्ट्रपति होगा। उसी प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन कैसे होगा। उसी प्रकार अगर बात करें राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है, और वो बोला गया है आर्टिकल नंबर 56 में। उसी प्रकार एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा भी राष्ट्रपति बना जा सकता है, ये बोला गया है अनुच्छेद नंबर 57 में, जिसको बोलते हैं री एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। और अनुच्छेद नंबर 58 बोलता है राष्ट्रपति की योग्यता, तो राष्ट्रपति की पद की योग्यता के बारे में आर्टिकल नंबर 58 यहाँ पे बात करता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो आपकी जो उम्र है वो 35 साल होनी चाहिए। आप लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होने चाहिए। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ किस आर्टिकल के तहत दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति को पद की शपथ आर्टिकल नंबर 60 के तहत दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आर्टिकल नंबर 60 बोलता है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा भारत का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाएंगे। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगर बात करें भारत की राष्ट्रपति की, तो द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति है, जो कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, संथाल जनजाति उड़ीसा से आती है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो याद रखना ये आर्टिकल नंबर 61 इसकी बात करता है। अच्छा, राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। और जितने भी आपके जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, इसके जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, प्रेसिडेंट ही करेगा। उसी प्रकार आपका भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, भारत का जो कैग है, उसकी भी नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करने वाला है। राज्य में राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी भारत का राष्ट्रपति करता है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो भी सर्वोच्च सेनापति तीनों सेनाओं का, वो भी आपका राष्ट्रपति होता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गणगौर उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। देखिए, गणगौर आपका राजस्थान में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के अलावा गणगौर आपका हरियाणा में भी होता है और राजस्थान में भी, दोनों ही राज्यों में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। सर, राजस्थान में और कौन कौन से उत्सव होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो राजस्थान में आपका पुष्कर मेला, ये राजस्थान में लगता है। आपका मरु महोत्सव जो होता है वो राजस्थान में लगता है। ऑप्शन में यहाँ पे और भी बहुत सारे नाम दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपका आंध्र प्रदेश दे रखा है। क्या यहाँ पर भी कोई फेस्टिवल होता है, तो आंध्र प्रदेश का जो सबसे फेमस है वो है फ्लेमिंगो। कौन सा है, फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ होता है, आपका आंध्र प्रदेश में होता है। फ्लेमिंगो के अलावा यहाँ पे होता है आपका येलेमा जतारा। तो येलेमा जतारा ये कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है वो हमारे पास गुजरात दे रखा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो यहाँ पे होता है, गुजरात में होता है आपका माधवपुर मेला, आपका पतंग उत्सव, रण उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात का, रण उत्सव और खेल महोत्सव, ये सारे के सारे गुजरात के उत्सव है। कर्नाटक ऑप्शन में दिया है, कर्नाटक में होता है आपका जैसे कि हम्पी महोत्सव कर्नाटक में होता है। आपका उगादी फेस्टिवल है, पट्टाडकल स्मारक है के फेस्टिवल है। तो ये सारे के सारे फेस्टिवल कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, आपके कर्नाटक में होता है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर बात करें सांची की स्तूप की, तो सांची के स्तूप को जो है वो अशोक के द्वारा बनाया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अशोक ने सांची के स्तूप को कब बनाया, तो सांची के स्तूप को 3री शताब्दी ईसा पूर्व में
अशोक के द्वारा बनाया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप है। कहाँ पर पड़ता है सांची का स्तूप? तो ये मध्य प्रदेश में है। और किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी, यमुना की सहायक है बेतवा, इसी बेतवा नदी के किनारे है सांची का स्तूप। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें सांची के स्तूप की खोज किसने की, तो इसकी खोज 1818 ईस्वी में किसने की थी? जनरल हेनरी टेलर। तो जनरल हेनरी टेलर साहब ने 1818 में सांची के स्तूप की खोज की। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और इसकी खुदाई बाद में 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई थी। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें अशोक की, तो अशोक के द्वारा श्रीनगर शहर की भी स्थापना की गई थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और बहुत दफ़ा एक क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है कि जो सांची का स्तूप है उसको यूनेस्को होता है विश्व धरोहर स्थल, उसमें कब शामिल किया गया? तो विश्व धरोहर स्थल में इसको 1989 में शामिल किया जाता है। और सांची का जो स्तूप है वो 200 रुपये के नोट पे दर्शाया गया है, 200 रुपये के नोट पे दिखाया गया है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो आप सभी लोग जानते हैं। प्रथम महिला नहीं पूछा है, प्रथम भारतीय महिला पूछा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी हमारी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, भारतीय नहीं पूछा है। खाली जब भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट आएगा। एनी बेसेंट की बात करूं तो इन्होंने कांग्रेस के 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। लेकिन अब घुमा फिरा के पेपर का लेवल आ रहा है, क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो बोलेंगे सरोजनी नायडू है। इन्होंने जो है वो कांग्रेस के 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन कब हुआ? 1925 में। और इसी कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू को क्या बनाया गया? कांग्रेस का पहला भारतीय अध्यक्ष बनाया गया। मतलब कि कांग्रेस की क्या बनी? पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे, वो बने थे बेलगांव अधिवेशन में। किस अधिवेशन में बने थे भाई? याद रखना है, बेलगांव अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बनते हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। तो महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस की एक ही बार अध्यक्ष बने। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में पूछी जाती है और ये बातें जो है परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी 1924 में बने थे। और लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का होता है वो 1929 में, जहाँ पे पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का 1931 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में। और इस अधिवेशन को कराची अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और इस अधिवेशन की जो कराची अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और वहाँ पर इन्होंने क्या किया था? मौलिक अधिकारों की मांग, क्या किया था? मौलिक अधिकारों की मांग की थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की? कराची अधिवेशन में। और पूर्ण स्वराज्य की जो मांग की थी वो कहाँ पे की थी? आपके कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन में की थी। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो आपका कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है जहाँ पे स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो ये कांग्रेस का 1906 का 22वां अधिवेशन है जहाँ पे स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, जहाँ पे अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने कांग्रेस का यहाँ पे क्या हो गया था? विभाजन हो गया था और कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो दलों में बट गया था। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जब स्थापना हुई तो उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन भी 1885 में कहाँ पे होता है? आपका बम्बई में होता है 1885 में। और अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल होते हैं। कितने लोग होते हैं?
सिर्फ और सिर्फ 72 लोग पहले अधिवेशन में शामिल होते हैं कांग्रेस के, ये भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है कि हु वाज फर्स्ट टू डिसपेयर द इंक्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोक के शिलालेखा को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो अगर अशोक के अभिलेखों की बात करें, अशोक के शिलालेखों की बात करें, तो इनको जो सबसे पहले पढ़ने का काम किया था वो किया था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप। और इन्होंने ये उपलब्धि कब? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के जो शिलालेख है, उनको पढ़ा गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अशोक के बहुत सारे शिलालेख थे या अभिलेख थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और अगर बात करें जो है वो अशोक ने जो है खुद को जो है अपने जो शिलालेखों में है वो देवताओं का प्रिय राजा, है ना, देवताओं का प्रिय राजा कहा है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये किसके द्वारा खुद को जो है ये कहा गया है। अशोक ने खुद को क्या कहा था? अशोक ने जो है वो खुद को अपने शिलालेखों के माध्यम से अपने आप को क्या कहा है, मतलब कि अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी बताया कि जिसको देवताओं के द्वारा पसंद किया जाता है। तो देवनाम प्रियदर्शी किस राजा के द्वारा खुद को कहा गया है? तो अशोक के द्वारा कहा गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अशोक का जन्म की बात करूं, लेकिन उससे पहले बात करें अशोक के शिलालेखों की। अशोक के शिलालेख, अशोक का जो प्रथम शिलालेख था वो पशुबलि की निंदा करता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पशुबलि और अहिंसा पर यहाँ पर बल दिया गया था। और अशोक का जो दूसरा अभिलेख था, इसमें मनुष्य के साथ साथ पशु की चिकित्सा की भी चर्चा की गई है। तो पशु के साथ मनुष्य की चिकित्सा की चर्चा कहाँ पर की गई है? तो ये इसमें दूसरे अभिलेख में की गई है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और अशोक का जो तीसरा अभिलेख है, इसमें जो है वो किसकी बात की गई? तो अशोक के 3 अधिकारी, राजुक, युक्तुक और प्रदेशक, ये भी आपको ज़रूर से याद रखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अशोक का 13वां अभिलेख, क्योंकि 13वें अभिलेख में वो है जो आप अक्सर पढ़ते रहते हैं, कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध अशोक के किस अभिलेख में है? 13वें अभिलेख में है। और इस अभिलेख कलिंग का जो युद्ध हुआ था अशोक का, वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो दोस्तों ये सारा का सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी बातों को आप डिटेल से पढ़ते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख कौन है? हु वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के पहले सेना प्रमुख कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले सेना प्रमुख हैं उनका नाम था जनरल वी एन शर्मा। तो जनरल वी एन शर्मा हिमाचल प्रदेश के पहले सेना प्रमुख थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे एनसी मेहता। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है और हर एक क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? तो जनरल पीएस राणा। तो जनरल पीएस राणा हिमाचल प्रदेश के क्या थे? ये हिमाचल के पहले जो है वो क्या थे, आपको याद रखना, ये थे हिमाचल के पहले सूचना आयुक्त। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखें। उसी प्रकार बात करें हिमाचल प्रदेश के प्रथम महावीर चक्र विजेता, तो ये थे कर्नल कमान सिंह। परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त, तो इनका नाम था जस्टिस टीवी टटाचार्य। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव की, तो ये थे हमारे के एल मेहता। कौन थे? के एल मेहता। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों, और एक नाम और है, हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? वर्तमान में तो विनय कुमार है, लेकिन पहले कौन थे? तो विधानसभा के उपाध्यक्ष पहले जो थे वो श्री कृष्णचंद थे। ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है कि श्री कृष्णचंद कौन थे? तो ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर थे। और वर्तमान में स्पीकर है, बट पहले कौन थे? पहले थे जयवंत राम, पहली महिला थी विद्या स्टोक्स। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वर्तमान में कुलदीप पठानिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।